हाय, जितने भी यूपी के स्टूडेंट्स हैं जो 7th 8th 9th 10th 11th में स्टडी कर रहे हैं या परस्यूइंग हैं या जिन्होंने फाइनल कर दिया है, उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा है। इसमें है परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज, यानी कि ये यूपी का है और यूपी में है। ये स्पेशली जिस फॉर्म के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ये फॉर्म का नाम है राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2023-24। ये टोटली ऑनलाइन प्रोसेस है और यूपी के स्टूडेंट के लिए स्पेशली इसमें बताया जाएगा कि किस तरीके से कैसे अपने फॉर्म को फिल किया जा सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट ध्यान रख लेना है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखना है। पहले आपका फर्स्ट स्टेप में रजिस्ट्रेशन होगा, सेकंड स्टेप में डाउनलोड स्कूल के सर्टिफिकेट्स वगैरह होंगे, उसके बाद थर्ड स्टेप में आपके अपलोड डॉक्यूमेंट्स होंगे, जिसमें कि आपके स्कूल के सर्टिफिकेट हो सकते हैं, आपके इनकम सर्टिफिकेट जो है मैंडेटरी है, फोटो और साइन आपकी मैंडेटरी है। और अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट में आते हैं, जैसे जनरल जनरल के अलावा जो होता है ओबीसी एससी एसटी, है ना, इनमें अगर कोई भी आप आते हैं तो उसके लिए आपको ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है जो अपलोड किया जाएगा। दिव्यांग सर्टिफिकेट, यानी कि अगर कोई जैसे कि दिव्यांग इन द सेंस, जैसे कोई किसी भी तरह से दिव्यांग हैं तो उसके लिए भी एक सर्टिफिकेट होता है, वो इसमें डाल सकते हैं। और डिपेंड ऑन फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट, जैसे किसी के सैनिक सेनानी में जो जिन्होंने पहले बहुत टाइम पहले थे, तो डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर जो थे या उनके फैमिली मेंबर में या उनके आप बच्चे हैं, तो उस केस में आपको अलग से सर्टिफिकेट अटैच करने की ज़रूरत है। तो स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में समझ लेते हैं। और प्लीज़ आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सर्कल्स में, फ्रेंड में, स्टूडेंट में, फ्रेंड रिलेटिव्स के अंदर ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप हम लोग फॉलो कर देंगे, स्टेप फर्स्ट वन, यानी कि रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन में ऑल द डिटेल्स मेंशन है और सारी डिटेल्स बड़े ध्यान से समझ लेना है। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2023-24। आवश्यक निर्देश इसमें क्या क्या है, तो नोट है, बहुत ही ध्यान से आपको समझ लेना है। इस परीक्षा में वे ही छात्र छात्राएं सम्मिलित हो सकते हैं जिन्होंने, यानी कि 2021 और 22 में 7वीं की परीक्षा यानी कि मिनिमम 55% यानी कि 55% इन्होंने लिया है। और अगर कोई अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी एसटी में आता है तो उसके लिए 5% की छूट और दी जाएगी, यानी कि उसके कम से कम 50% अंक होने चाहिए, अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है। वर्तमान सत्र में राजकीय स्थानीय निकायों अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 8 में पढ़ रहे हों वही छात्र छात्राएं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2023-24 में आवेदन कर सकते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि आपने 7वीं पढ़ाई कर ली थी, 7वीं पास आउट हो, अब 8वीं में आपने परस्यूइंग हो, यानी कि अब आप स्टार्ट कर रहे हो, पढ़ रहे हो, आपके एडमिशन हो चुके हैं, तो इस केस में आपको ध्यान रखना है। और ऐसा नहीं हो कि कोई 7वीं 8वीं 3 साल 4 साल 2 साल पहले पढ़ के छोड़ चुका है, अब वो पढ़ाई स्टार्ट या फिर करने वाला है या अभी तक किया नहीं है और वो इस फॉर्म को भरना चाहता है, तो इसके बारे में नहीं। इसलिए इस फॉर्म के लिए जो खास बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको ध्यान में समझ के फिर आगे आपको फॉर्म भरना है। जैसे आपके फैमिली में इनकम, यानी कि मदर फादर की इनकम जो होता है, आय प्रमाण पत्र, उसमें यानी कुल आपकी वार्षिक आय यानी कि सालाना जो इनकम होनी चाहिए वो 3.5 लाख कम से कम, यानी कि अधिकतम 3.5 लाख होनी चाहिए। 3.5 लाख से ज़्यादा नहीं है, अगर है तो फिर आप इस केस में ये फॉर्म नहीं भर सकते हो। परीक्षा का आयोजक प्रत्येक जनपद के निर्धारित केंद्रों पर होगा, यानी इसका मतलब है कि जो भी हमारा जिला होता है, आपके डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, उसके स्तर पे की जाएगी। वो सेंटर का जब आपका एडमिट कार्ड आता है उसमें आपको डिटेल्स बता दिया जाता है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि यानी कि 24 सितंबर 2022 तक है, यानी आज आपका वीडियो जो देखा जा रहा है वो 3 सितंबर है 2022, और अब ये 24 सितंबर 2022 यानी कि 24 सितंबर 2022 तक इसकी लास्ट डेट है। और जो आपकी इसके एग्जाम होगा, एग्जाम 9 नवंबर यानी कि 6 नवंबर 2022 को है, यानी कि 6 नवंबर 2022। अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति स्वतंत्रता संग्राम यानी कि जो फ्रीडम फाइटर हैं उनमें आंशिक तथा शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण, यानी कि जो दिव्यांग है व्यक्ति का आरक्षण तहसीलदार सक्षम अधिकारी द्वारा जो निर्गत प्रमाण पत्र अपलोड होता है वही आपको अपलोड करना होता है। जैसे कि अभी आपको बताया गया था कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको अपलोड करने होंगे। इसमें और अभ्यर्थी के लिए आवश्यक निर्देश है जो बहुत ही ध्यान से समझ लेना है। इस परीक्षा में वही छात्र छात्राएं सम्मिलित हो सकते हैं जिन्होंने सत्र 2021-22 में, यानी ध्यान देना है कि आपका ये 2022 चल रहा है, 2022 में फरवरी मार्च अप्रैल जून जुलाई जो भी होता है आपके एग्जाम जो रिजल्ट आ जाते हैं पास आउटिंग का, 2021 यानी कि पिछले साल जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था वो अभी 2022 में इस साल आपने पास हो गए हो, तो उस केस में आपको ध्यान रख लेना है इसमें, है ना।
बाकी इसमें सारी चीज़ें लिखा है। जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल, राजकीय आवासीय और प्राइवेट विद्यालय में छात्र छात्राएं इस परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। तो आपको ध्यान रख लेना है कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस एग्जाम के अंदर नहीं फॉर्म भर सकते हैं। जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय केवीएस का फॉर्म जो होता है, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल जो होता है उसके थ्रू, राजकीय आवासीय और प्राइवेट विद्यालय यानी कि प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे हैं वो इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इस परीक्षा में जो भी आपके चयनित अभ्यर्थी होंगे क्लास 9 में अध्ययन फ्रेश, यानी कि ध्यान रखना है कि वो आपने जो भी स्टूडेंट हैं वो 9th 10th 11th 12th में नवीकरण यानी नई रजिस्ट्रेशन ही होनी चाहिए, वो ही इसमें क्लेम कर सकते हैं। उसके लिए scholarship.gov.in पे भी उनको ये अपना डाटा वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। यानी कि 7th और 8 वाले के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बट 8 के बाद जो लोग हैं, ध्यान से समझने वाली बात, जो भी लोग 8 के बाद यानी 8वीं के बाद 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में आते हैं, उन लोगों को ये फॉर्म भरने के साथ साथ scholarship.gov.in यानी कि नेशनल वेबसाइट से उस पे भी जाके आपको अपनी डाटा अपलोड करना है, ठीक है। और जो भी डेट है वो पोर्टल्स के अंदर शो होगा, वहाँ पे ये डाटा कर लेना है। फिलहाल 7th के लिए इसी पे ही भरा जा सकता है। इसमें ध्यान रखना है सारी डिटेल्स आपको सही तरीके से भरना है। और यहाँ पे दिया गया है जो कक्षा 9 से 12वीं तक राजकीय स्थानीय निकाय और अशासकीय सहायता प्राप्त केंद्रीय विद्यालय जवाहर नेहरू रूप से अध्ययन न हो, ठीक है, ये ध्यान रख लेना है। छात्र छात्राओं को कक्षा 8 की परीक्षा में न्यूनतम 55%, ये हमने पहले आपको बता दिया, 5% की छूट उनको मिलेगी जो SC/ST वाले हैं, उन लोगों को इसमें छूट मिलती है। तथा जारी रखने के लिए कक्षा 9 10 11 को उत्तीर्ण कक्षा 10वीं की परीक्षा न्यूनतम 60% अनुसूचित जनजाति। अब इसमें ध्यान रख लेना है परीक्षा उत्तीर्ण जो हुए यानी 10वीं की परीक्षा मिनिमम 60% होनी चाहिए। यानी 8 9 हम बात करते हैं 7th और 8 में, तो आपको 55% आपके जनरल्स कैटेगरी वाले लोग हैं उनको लिए चाहिए होता है। और जो SC/ST के अंदर आते हैं उनको 50% यानी 5% का आपको इसमें छूट मिल रही है, उसका आपको छूट मिलने का फायदा मिलेगा। और जो 10th में है यानी कि 9वीं या 11वीं की परीक्षा उत्तीर्ण हो, कक्षा 10 की परीक्षा न्यूनतम 60% होनी चाहिए उनको। यानी कि अगर वो 11वीं या 12वीं के कोई फॉर्म भर रहे हैं यानी 10वीं के जो पास आउट हो चुके हैं, उनमें मिनिमम आपका जनरल OBC वालों के लिए 60% होना चाहिए। और अगर SC/ST के अंदर है तो 5% की छूट मिलेगी, तो आपके 55% होना अनिवार्य है। प्रत्येक परीक्षा पर उत्तीर्ण होने के पश्चात छात्रवृत्ति के न्यूनतम के लिए यानी कि उसके पोर्टल यानी कि जो scholarship.gov.in की पोर्टल है उस पे जाके आपको ये भी आपको डाटा अपने वहाँ पे अपलोड करना है और वहाँ पे वेरीफाई करना है। जो इस छात्रवृत्ति के अतिरिक्त अन्य किसी छात्रवृत्ति का लाभ नहीं ले रहे होंगे, केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित कोई भी छात्रवृत्ति के अनुसार तथा लाभार्थी की छात्रवृत्ति योजना के छात्रवृत्ति की धनराशि प्राप्त कर सकता है जो योजनाओं में नहीं है, ठीक है। कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी यहाँ पे साफ साफ लिखा है, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की दी जाने वाली कोई अगर आपको पहले से स्कॉलरशिप मिल रही है तो प्लीज़ आप इसमें फॉर्म न भरें, क्योंकि आपको इसमें इसका जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। सभी सफल फ्रेश व नवीकरण हेतु अर्ह परीक्षाओं को अपने खातों को अपने आधार से संबंध करना अनिवार्य है। बैंक अकाउंट्स वगैरह अपने जो डिटेल्स होते हैं वो सब इसमें फिल कर देना होता है। और इसमें आपका जो एडमिट कार्ड वगैरह है वो एडमिट कार्ड अपने टाइम से आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और जो भी आपकी टाइमिंग रहेगी वो आप वहाँ पे ऑनलाइन जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी जो इसमें एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम इसमें 90 नंबर्स के एग्ज़ाम होते हैं, 90 नंबरों का, जिसमें से जो भी आपके है ऑप्शनल्स होते हैं 35 आपका साइंस के थ्रू होता है और सोशल साइंस में 35 होता है, 20% आपके मैथमेटिक्स के होते हैं, ठीक है। इसमें टोटल जो टाइम दिया जाता है वो 90 मिनट का है। और जो बाकी वैसे डिफरेंट एबिलिटी है यानी कि जो दिव्यांग हैं उनको लिए 120 मिनट्स का है। सभी एक एक अंक के रहेंगे, कोई इसमें अंकन नहीं है, मतलब कोई आपका नेगेटिव मार्क्स नहीं रहेगा। आप जो भी एग्जाम में जो भी आप नंबर चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग टू आपका हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी आपका रोल नंबर आएगा उसके आधारित पे अपना जो एडमिट कार्ड है उसको डाउनलोड कर सकते हैं इसी की वेबसाइट्स पे जाकर लॉगिन करके। और जो आपको उसमें आपको आंसर शीट होता है, आंसर शीट पे जो हम आंसर शीट भरते हैं ना, तो आंसर शीट के अंदर हमें क्या करना है, दो ही पेन यूज कर सकते हैं आप, या तो ब्लू यानी कि नीला पेन या फिर काला ब्लैक पेन, है ना। ये दो आप इंक पेन जो है वो यूज कर सकते हैं। बॉल पेन हो द बेटर रहता है, ठीक है। बॉल पेन ध्यान रखना चाहिए, बॉल पेन आपको यूज करना चाहिए एग्जाम के अंदर जो ब्लैक या ब्लू हो यानी कि काला या फिर नीला। रेड हो वो नहीं यूज करना चाहिए, ग्रीन नहीं यूज करना चाहिए। जो भी वहाँ के रूल रेगुलेशन दिए गए हैं जो एग्जामिनर होता है उसके द्वारा फॉलो किया जाना चाहिए। और 25 सितंबर 2022 तक लास्ट डेट है। और ऑनलाइन किसी अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, सिर्फ ऑनलाइन ही होगा। और 6 नवंबर को ये सुबह 8 बजे से 11 बजे तक एग्जाम होंगे। और जो
यानी कि जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए 8 बजे से लेके दोपहर 12 बजे तक रहेगा। और ये सब चीज़ें आपको ध्यान रख लेना है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट में आते हैं यानी कि ओबीसी, एससी, एसटी, ये आपको रख लेना है। और जो दिव्यांगजन है वो अपने सर्टिफिकेट्स रखना है। कोई फ्रीडम फाइटर है तो उनके लिए अपनी सर्टिफिकेट्स रखना है। और जो स्कूल के आपके सर्टिफिकेट्स हैं उनको भी अपने साथ आपको रखना है। और रही बात कि जो दिव्यांगजन हैं उनको कितने परसेंटेज होने चाहिए, यानी कि सीएमओ के द्वारा जो भी प्रमाण पत्र जारी किया गया उसमें कम से कम 40% होना चाहिए, ताकि आपको उसकी छूट मिल सके। परीक्षा प्राप्त समाप्त होने के पश्चात उत्तर पत्र कक्ष निरीक्षक के पास जमा करा देना चाहिए, जो एग्जामिनर होता है उसके पास जमा करना होता है। होने के पश्चात यानी कि परीक्षा जैसे ही आपका समाप्त हो जाए तो प्रश्न पत्र अभ्यर्थी को दे दिया जाएगा, वापस आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद आप जाइए, अपनी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल कर देनी होती है। ये क्लिक करेंगे, अपनी जो भी डिटेल्स हैं, जन्म तिथि वगैरह, माता पिता के नाम, अपने डिटेल्स और शारीरिक जो भी आपके अगर हैं स्वतंत्र सेनानी में वो बने, और अपने एड्रेस वगैरह डाल दें, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डाल के। और जो इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हैं वो अपने स्कूल का नाम यहाँ पे आप लिख दें, माता पिता का नाम लिख दें, और क्या वो करते हैं उनके डिटेल्स के बारे में लिख के आप यहाँ पे सहमत करके फाइनल सबमिट कर दें। और आपको जाके इसी की वेबसाइट्स पे जाके आपको वहाँ से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करके जब एडमिट कार्ड आपका आता है तो आपको फिर वहाँ से आपको एडमिट कार्ड अपना ले लेना होता है। ठीक है। सो थैंक यू फॉर, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल